हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो आज का मेरा जो टॉपिक है उसका नाम है गुलियान बेरी सिंड्रोम। इसको हम अदर नेम कहते हैं एक्यूट आर्डियोपैथिक पॉलीन्यूरोपैथी, यानी कि इसके दो नाम है, गुलियान बेरी सिंड्रोम और एक्यूट आर्डियोपैथिक पॉलीन्यूरोपैथी। ये पॉलीन्यूरोपैथी क्या होता है? इट इज acute or subacute polyradicular neuropathy which can be mimicked by infective illness or post-surgical procedures. It is also associated with other disease just like Campylobacter jejuni. Now come on the sign and symptoms of the Guillain-Barré syndrome. It is a kind of weakness. In this disease, patient is complain of weakness. Weakness is start from legs and it develops up involve arms, then one side of face and then other side of face, or involve both the sides of it, or involve only one side of face, or it is motor in nature. It only involve motor nervous system, not involve sensory nervous system. It also causes abnormalities of respiratory muscles and deglutition muscles, and it is distal polysesthesia and dysphagia can be occur. और इसमें ये होता है कि गुलियान बेरिन सिंड्रोम में जो है ना मोस्ट लाइकली पेन इज एसोसिएटेड विथ न्यूरोपैथिक रेडिकुलर पेन कैन बी अकर इन पेशेंट विथ गुलियान बेरी सिंड्रोम. It also involves the autonomic nervous system of the body. If autonomic nervous system involved, there is life-threatening condition developed in patient, in which abnormalities of respiratory muscles and cardiovascular abnormalities can be developed. In cardiovascular abnormalities, there is a complaint of tachycardia, hypotension, hypertension, facial flushing, abnormal sphincter control. Now come on the diagnosis tests of Guillain-Barré syndrome. In Guillain-Barré syndrome, there are two diagnostic tests. One is CSF-DR, on which there is protein is increase in CSF. Otherwise, your cells and sugar is normal in nature. एंड सेकंड टेस्ट इज हिस्टोपैथोलॉजी. हिस्टोपैथोलॉजी में हमें जो है दो चीजें मिलेगी. एक मिलेगी प्राइमरी डीमाइलिनेशन, एंड सेकेंडरी जो मिलेगी लेस कॉमन वो होती है, वो है एक्सोनल डीजनरेशन. तो ये हो गई दो टेस्ट फॉर गुलियान-बेरी सिंड्रोम. अब आते हैं हम तीसरी तरफ, वो है हमारा, अब आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ. तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो होता है गुलियान-बेरी सिंड्रोम का, वो होता है पोरफायरिया और जो है डिप्थेरिया और टॉक्सिक न्यूरोपैथी इंट्राइटिस. ये हो गया हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ गुलियान-बेरी सिंड्रोम. अब आते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ. ट्रीटमेंट में जो है ना सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जैसे ही आपको कंफर्म हो जाए या डाउट हो जाए कि पेशेंट जो है ना गुलियान-बेरी सिंड्रोम का है, तो आपने उसको जो है ना आईसीयू में एडमिट करना है. आईसीयू में एडमिट करने के बाद आपने पेशेंट को जो है ना एंडोट्रेकियल ट्यूब पास करना है और आईवी कैनुला पास करनी है. एंडोट्रेकियल ट्यूब पास करने के बाद आपने सबसे पहले जो है ना इसको आप जो है ना डेल्टा कार्टर इस्तेमाल कर सकते हैं. और डेल्टा कार्टर का गुलियान-बेरी सिंड्रोम में रोल है, इसमें कोई भी शक नहीं है, मगर ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है टू रिकवर दी पेशेंट फ्रॉम गुलियान-बेरी सिंड्रोम. तो एक ये चीज हो गई कि डेल्टा कार्टर. दूसरे नंबर पे आ जाती है प्लाज्मा फेरेसिस. प्लाज्मा फेरेसिस में ये होता है कि इसका जो इफेक्ट है गुलियान-बेरी सिंड्रोम में वो बहुत अच्छा है और रिकवर भी बहुत जल्दी करता है. और खास तौर पे उन पेशेंट्स को जिनको जो है लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया या कार्डियो एब्नॉर्मलिटीज हो गई, उसमें जो है ना प्लाज्मा फेरेसिस का जो रोल है
वो बहुत ही बेहतरीन है। और इसका जो डोजेज है वो है 400 मिलीग्राम पर केजी पर डे फॉर फर्स्ट 5 डेज ऑफ डिजीज। ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं ट्यूब जो आपने पास किया है उसमें अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, एंडोट्रेकल ट्यूब आपने जो पास किया है वो उसमें अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो आप जो है उसकी जो रेस्पिरेशन बहाल करने के लिए आप जो है उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डिस्प्रिन। लो डोज ऑफ आपने डिस्प्रिन जरूर यूज करना है टू प्रिवेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसका जो है प्रोग्नोसिस क्या है। प्रोग्नोसिस में ये होता है कि अगर पेशेंट क्या जो है प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाए तो 80% ऑफ पेशेंट विथ गुलियान बेरी सिंड्रोम बिकम रिकवर फ्रॉम द डिजीज, बट इट टेक्स टाइम्स फ्रॉम डेज टू मंथ्स। यानी कि उसमें जो है 4 5 6 महीने तक लग सकते हैं पेशेंट को रिकवर करने में। और 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जो गुलियान बेरी सिंड्रोम में जो है उसको जो है परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी कि वो रिकवर नहीं होते। और इनमें ये होता है कि कभी कभार 3% ऑफ केसेस कैन डेवलप जो है रिकरेंस ऑफ गुलियान बेरी सिंड्रोम। इनमें 3% पेशेंट्स में गुलियान बेरी सिंड्रोम का रिकरेंस होने का चांसेस होते हैं। अगर पेशेंट आपके पास दोबारा आ जाता है और वो क्रोनिक कंडीशन में आ जाता है या रिकरेंस कंडीशन में आ जाता है या रेस्पिरेटरी जो है डिस्ट्रेस में आता है या कार्डियो एब्नॉर्मलिटीज की वजह से उसकी लाइफ को जो है थ्रेट होता है तो उसमें आप जो है दोबारा जो है प्लाज्मा एक्सचेंज कर सकते हैं। उससे पेशेंट को जो है बहुत ठीक ठाक फायदा हो सकता है। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया कि गुलियान बेरी सिंड्रोम क्या होता है और ये जो होता है एक्यूट जो ना आर्डियोपैथिक पोलीन्यूरोपैथी होता है। उसके बाद मैंने डेफिनेशन बताई और ये किस कंडीशंस की वजह से जो है ना एग्जैगरेटेड होता है वो भी मैंने आपको बताई। और मैंने आपको ये भी बताया कि साइन एंड सिम्टम्स की क्या होती है। इसमें मोस्ट लाइकली पेशेंट को जो है वीकनेस होती है और ये वीकनेस उस सूरत में जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना खतरनाक हो सकती है। अगर ये डेवलप कर जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व करता है और वो पेशेंट जो है उसमें रेस्पिरेटरी जो है डिस्ट्रेस में चला जा सकता है या जो है कार्डियो वेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो जाती है। और ये मोस्ट लाइकली जो है इसका जो पेन होता है वो न्यूरोपैथिक होता है और रेडिकुलर पेन होता है। और जो है ये मोस्ट लाइकली जो है मोटार नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व करता है एज कम्पेयर टू जो है सेंसरी नर्वस सिस्टम। ये सेंसरी नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व नहीं करता, मोटार नर्वस सिस्टम को ज्यादा इन्वॉल्व करता है। और इसमें जो है ज्यादातर जो हमें जो है नजर आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस वो होता है पोरफारिया, डिप्थेरिया और जो है टॉक्सिक पोलीन्यूरोपैथी इंट्राइटिस के जो है ना डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं। और ट्रीटमेंट में जो हम सबसे पहले जो है ना इस्तेमाल करेंगे वो है डेल्टा कार्टर। मगर डेल्टा कार्टर के यूज करने के बाद जो है इसको जो इम्प्रूवमेंट है पेशेंट को मिलती है वो बहुत देर से मिलती है, यानी कि इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू ट्रीट और रिकवर द पेशेंट विथ गुलियान बेरी सिंड्रोम। इससे बेहतर है कि आप जो है ना प्लाज्मा फेरेसिस यूज करें फर्स्ट 5 डेज ऑफ दी डिजीज। उसमें आपको पेशेंट को रिकवर मिल जाएगा। और अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो उसको जो मेंटेन करने के लिए आपने पेशेंट को जो है ना एंडोट्रेकल ट्यूब के जरिए जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम वो आपको इसको रिकवर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस है तो उसमें आप जो है छोटा डोज यानी कि 1/4 ऑफ टेबलेट डिस्प्रिन आप रोजाना पेशेंट को दे सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता पेशेंट जो है ना उसको जो है रिकरेंस हो जाता है यानी कि यहाँ क्रोनिक जो है ना डेवलप हो जाती है गुलियान बेरी सिंड्रोम, तो उसमें आप जो है दोबारा प्लाज्मा एक्सचेंज कर सकते हैं। उसको पेशेंट को जो है ना जो भी लाइफ थ्रेटनिंग जो साइड इफेक्ट्स है जैसे जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया या कार्डियोवेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज हो गई उसमें जो है पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। अब आते हैं हम जो है इसकी तरफ के प्रोग्नोसिस पेशेंट का क्या है। प्रोग्नोसिस ये है कि 80% ऑफ द केसेस विथ गुलियान बेरी सिंड्रोम बिकम रिकवर, मगर इट टेक्स टाइम टू रिकवर। यानी कि महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि महीने या साल लग सकता है। और जो 20% ऑफ केसेस विथ
गुलियान बेरी सिंड्रोम जो होता है उसमें जो है परमानेंट डिसेबिलिटी पेशेंट को हो जाती है, वो पेशेंट कभी भी कवर नहीं होती। और ये ज्यादातर पेशेंट जब भी आपके पास आए अलॉन्ग विथ गुलियान बेरी सिंड्रोम, तो आपको पहले ये करना है कि आपने पेशेंट को जो है ना आईसीयू में एडमिट करना है। और जब तक पेशेंट आपका रिकवर नहीं हो जाता या आपको ये डाउट जो है क्लियर हो जाता है कि इसको जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं होती या इसको कार्डियोवेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज नहीं है और पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है, तो आप इस पेशेंट को जो है जनरल वार्ड में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, गुलियान बेरी सिंड्रोम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।